आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं टॉट्स के ऊपर सीरीज ऑफ लेक्चर्स। टोटल लेक्चर्स इस सीरीज में 12 होंगे और मेरा जो फर्स्ट लेक्चर होगा वो एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर होगा जिस पे हम समझने की कोशिश करेंगे कि टॉट्स है क्या। आज के लेक्चर का जो ऑब्जेक्टिव है मेरा वो यही है कि आपको टॉट्स के सारे इंग्रेडिएंट्स पता चल जाए कि एक टॉट्स में कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स हम इंक्लूड करते हैं और साथ में आपको ये पता चल जाए कि आप आइडेंटिफाई कर पाओ कि क्या यहाँ पे लायबिलिटी आपकी है या नहीं है। बस ये दो ऑब्जेक्टिव है हमारे आज के इस पर्टिकुलर लेक्चर के। टॉट्स की अगर हम बात करते हैं तो ये कॉमन लॉ से ओरिजिनेट हो रहा है और ये आज भी अनकोडिफाइड है। आज अगर हम अपने आसपास कुछ एग्जांपल्स देखें तो वहाँ पे आपको पता चलेगा कि यहाँ हम टॉट्स के प्रिंसिपल्स को इंडियन लॉज में भी इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं। सबसे बड़ी एग्जांपल आपका मोटर व्हीकल एक्ट, आपका कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, आपका इन्वायरमेंटल लॉज, आपके वर्कमैन कॉम्पनसेशन के जितने भी एक्ट्स हैं वो सारे, इन सारे जो थीम्स हैं हमारे, चाहे वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन का थीम हो, इन्वायरमेंट का थीम हो, मोटर व्हीकल का थीम हो, इन सारे थीम्स के अंडर जितने भी लॉज कवर्ड हैं, जब भी उनके ऊपर कोई डिस्प्यूट होता है और जब भी कोर्ट उसके ऊपर डिसाइड करती है तो कॉमन लॉ के टॉट्स के जो अंडरलाइंग प्रिंसिपल्स हैं वो इनकॉर्पोरेट किए जाते हैं जजमेंट डिलीवर करते टाइम। सबसे बड़ी एग्जांपल आप देख लो, इन्वायरमेंटल डिस्प्यूट्स में स्ट्रिक्ट लायबिलिटी की हम बात करते हैं, एब्सोल्यूट लायबिलिटी की हम बात करते हैं, नेग्लिजेंस की बात करते हैं। ये हम चाहे आईपीसी के अंडर पढ़ रहे हैं, किसी इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर पढ़ रहे हैं, एयर एक्ट, वाटर एक्ट, जिस मर्जी एक्ट के अंडर पढ़ रहे हैं, वो उसका जो अंडरलाइंग प्रिंसिपल है वो ओरिजिनेट आपका टॉर्ट से हो रहा है। टॉर्ट्स जो है वो जज मेड लॉ है, मतलब ये किसी लेजिस्लेटिव असेंबली या पार्लियामेंट के पास किए लॉ से नहीं आ रहा, बल्कि जुडिशरी के जो जजमेंट्स हैं वहाँ से आ रहा है। और समटाइम्स आपके जो वेरियस जूरिस्ट्स हैं वो जो थ्योरीज देते हैं वहाँ से भी आता है। तो हमें यहाँ से ये पता चला कि टॉर्ट्स हैं जो वो जज मेड लॉ है, वो जुडिशरी लेके आती है उसको, या जूरिस्ट अपनी थ्योरीज के थ्रू लेके आते हैं। दूसरा हमने ये समझा कि जो टॉर्ट्स हैं वो कॉमन लॉ से आ रहे हैं और ये आज भी अनकोडिफाइड है। और हमने ये समझा कि इसका स्कोप लिमिटेड है। जब भी हम बात करते हैं वर्कमैन कॉम्पनसेशन की, मोटर व्हीकल की, इन्वायरमेंट की, कंज्यूमर प्रोटेक्शन की, तो जो जजमेंट्स आती हैं अगर आप उसको ध्यान से देखो वहाँ पे स्ट्रिक्ट लायबिलिटी, एब्सोल्यूट लायबिलिटी की बात होती है, नेग्लिजेंस की बात होती है। ऑल्दो ये सारी चीज़ें आजकल हमारे लॉज के अंडर कवर्ड हैं, स्टिल इनके प्रिंसिपल्स का जो ऑरिजिन है वो टॉर्ट से ही आता है। नेक्स्ट हेडिंग हम आते हैं मीनिंग ऑफ टॉर्ट्स के ऊपर। टॉर्ट्स का मीनिंग समझने से पहले आप कुछ वर्ड्स को समझिए। इंग्लिश का जो वर्ड रॉन्ग है, फ्रेंच का वर्ड टॉट है, रोमन का वर्ड डेलिक्ट है और लैटिन का वर्ड टॉटम है। इन सब का एक ही मतलब निकल के आता है और वो है ट्विस्टेड, या कह लीजिए क्रुक्ड। मतलब जो चीज़ सीधी नहीं है आपकी वो टेढ़ी है, ट्विस्टेड है, क्रुक्ड है। तो मतलब टॉट का मतलब आपका वो कंडक्ट जो ट्विस्टेड या क्रुक्ड है। जो नॉर्मन जूरिस्ट थे उन्होंने अपनी जूरिस्प्रूडेंस में इसका कॉन्सेप्ट जो है वो लेके आए वो, और तब से लेकर आज तक ये एक एवर इवॉल्विंग सब्जेक्ट है, ये आज भी इवॉल्व कर रहा है। ऑल्दो ये अनकोडिफाइड है बट स्टिल इट इज़ इवॉल्विंग। और यहाँ पे हमें ये भी पता चलता है कि अगर आपका लॉ अनकोडिफाइड है तो वहाँ पे चांसेस है कि वो बेटर इवॉल्व हो जाएगा। ऑल राइट, मूविंग फर्दर, अगर हम बात करें इंग्रेडिएंट्स की, सबसे पहले तो एक एक्ट कमिट करना है या आपने कोई ओमिशन करनी है। डिफेंडेंट करेगा ऑब्वियसली ये काम। वो एक्ट और ओमिशन किसके लिए लीगल डैमेज कॉज करेगी? वो प्लेंटिफ के लिए लीगल डैमेज कॉज करेगी। अब लीगल डैमेज का क्या मतलब है? आपका लीगल राइट जो है वो वायलेट हो रहा है। ये तो थी नॉर्मल बात, पर यहाँ पे कुछ क्वेश्चन मार्क्स आ रहे हैं। क्वेश्चन मार्क क्या आ रहा है कि एक्ट और ओमिशन क्या है, लीगल डैमेज क्या है, प्लेंटिफ कौन है, डिफेंडेंट कौन है। तो इसी का आंसर जो है वो हमें आगे फर्दर जो हमारी नोट्स के अंडर हेडिंग्स है वहाँ पे समझ आएगा। जब हम एक्ट और ओमिशन की बात करते हैं तो एक्ट इज़ व्हाट? एक्ट इज समथिंग विच इज़ कंप्लेन्ड ऑफ। ऑलराइट, अगर किसी ने मेरे घर में ट्रेसपास किया तो यहाँ पे एक्ट क्या है? अगर ए ने मेरे घर में ट्रेसपास किया है तो जो एक्ट है वो है ए का ट्रेसपास करना। ऑलराइट, अब जो एक्ट है जो आप कंप्लेन कर रहे हो, अगर लॉफुल एक्ट होगा, लेट सपोज पोलियो ड्रॉप्स के लिए आशा वर्कर आपके घर में आती है, वो एक लॉफुल एक्ट है, वो आप
अनलॉफुल इसको कह सकते, बट एक्ट की अगर आप कंप्लेन कर रहे हो तो इट मस्ट बी लीगली रॉन्गफुल. ऑलराइट. सेकेंडली, इट शुड प्रेजुडिशियली अफेक्ट द प्लेंटिफ इन सम विद सम लीगल राइट. मतलब प्लेंटिफ का एक लीगल राइट था, उस लीगल राइट को आपके एक्ट और ओमिशन ने इन्फ्रिंज किया है और प्लेंटिफ को वो नेगेटिवली अफेक्ट कर रहा है आपका एक्ट और ओमिशन. यहाँ पे जो टेस्ट ये है कि आपका जो एक्ट और ओमिशन है इट मस्ट इन्वेड द राइट ऑफ प्लेंटिफ. मतलब एक्ट और ओमिशन कोई भी आप कर रहे हो, पोलियो ड्रॉप्स के लिए कोई आपको फोर्स कर रहा है, या कोई आपको कोविड की वैक्सीन के लिए कह रहा है कि आप वैक्सीन लगवाओ, या कोई आपको कह रहा है कि आप मास्क पहनो, या पुलिस जो ट्रैफिक पुलिस के जो ऑफिसर हैं वो आपको कह रहे हैं कि आप सीट बेल्ट डालो, वो एक एक्ट है, पर वो एक्ट लॉफुल है और वो आपके राइट्स को इन्वेड नहीं कर रहे, वो आपके राइट्स को इन्फ्रिंज नहीं कर रहे. वेयर एज अगर ए रात को मेरे घर में ट्रेसपास करता है तो वो उसका जो एक्ट है वो मेरे राइट को इन्फ्रिंज कर रहा है, मेरे राइट को इन्वेड कर रहा है. तो जब भी आपका राइट इन्वेड होगा उस टाइम पे हम कहेंगे कि वो एक्ट या वो ओमिशन के अगेंस्ट आप कंप्लेंट कर सकते हो. पर यहाँ पे है कि जो आपका राइट है वो लॉफुल होना चाहिए. ये नहीं है कि आपने मन घड़त कोई राइट बना लिया कि मेरे घर में आम का पेड़ है उससे कोई आम चुरा नहीं सकता. देयर इज़ नथिंग रिगार्डिंग दैट इन एनी पर्टिकुलर स्टैट्यूट. ऑल्दो हाँ ठीक है, ट्रेसपास का आ जाएगा, ये आ जाएगा, बाकी सारे कुछ प्रोविजंस आपके आ जाएंगे उसमें कवर. बट लेट्स सपोज किसी पब्लिक पार्क में आपने खुद ही कह दिया कि मैं वॉक करने जा रहा हूँ, कोई और वॉक करने नहीं आ सकता, तो वहाँ पे आपका वो राइट मनगढ़ंत राइट है, वो लॉफुल नहीं है. राइट आपका लॉफुल हो, अगर वो लॉफुल राइट आपका इन्वेड हो रहा है, इन्फ्रिंज हो रहा है, तो उस पर्टिकुलर एक्ट और ओमिशन को मैं कहूँगी कि ठीक है, दिस पर्टिकुलर एक्ट एंड ओमिशन कुड बी कंप्लेंट ऑफ. राइट्स की बात चल ही रही है तो यहीं पे हम साथ में एक अपना और कॉन्सेप्ट क्लियर करते जाते हैं कि प्राइवेट राइट क्या होता है और पब्लिक राइट क्या होता है. प्राइवेट राइट की डेफिनेशन को समझने से पहले आप एक एग्जाम्पल को समझो कि जो राइट ऑफ रेपुटेशन हो गया, राइट ऑफ बॉडीली सेफ्टी एंड फ्रीडम हो गया, राइट ऑफ प्रॉपर्टी हो गया, ये कुछ ऐसे राइट्स हैं जो आपके प्राइवेट राइट्स हैं. अब इन सब में कॉमन क्या है कि ये राइट्स एक पर्टिकुलर पर्सन को बिलोंग करते हैं और आप इन राइट्स को इंजॉय करने के लिए बाकी सारी दुनिया को एक्सक्लूड कर सकते हो. जैसे मेरा राइट ऑफ रेपुटेशन है, ये मेरा राइट मेरे को पर्सनली बिलोंग करता है और कोई मेरी मान हानि ना करे इसलिए मैं पूरी दुनिया को एक्सक्लूड कर सकती हूँ कि यू कांट डिफेम मी. या राइट ऑफ प्रॉपर्टी है, मेरा कोई प्लॉट है, वहाँ पे बहुत सारे फ्लावर्स हैं, क्योंकि मेरी ओनरशिप है उस पर्टिकुलर प्लॉट की, तो मेरा राइट बनता है उसके एक्सक्लूडिंग द एंटायर वर्ल्ड फ्रॉम एंटरिंग दैट पर्टिकुलर प्लॉट. तो किसी को मैं रोक सकती हूँ वहाँ पे आने के लिए. तो व्हाट इट इज़ actually indicating that it is a right that belongs to particular person to the exclusion of the world at large. अगर हम पब्लिक राइट की वहीं बात करते हैं तो पब्लिक राइट वो राइट है जो दैट बिलोंग्स इन कॉमन टू द मेंबर्स ऑफ द स्टेट. इंडिया गेट में जाके वॉक करना, अपनी पब्लिक पार्क में सुबह आप योगा करना, आपकी पब्लिक लाइब्रेरी की बुक्स को एक्सेस करना, अपने रोड्स को इंजॉय कर पाना लॉन्ग ड्राइव पे जाने के लिए या कहीं ट्रैवल करने के लिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज़ कर पाना, वो सारे आपके पब्लिक राइट्स हैं. वहाँ पे आपको कोई मना करता है अगर, तो वो पब्लिक राइट की इन्फ्रिंजमेंट है. वेयर एज मेरा प्राइवेट प्लॉट है कोई, वहाँ पे मैंने बहुत सुंदर जो फ्लावर्स हैं उगाए हुए हैं और वहाँ पे अगर कोई आता है तो उस पर्टिकुलर केस में वो मेरा प्राइवेट राइट इन्फ्रिंज कर रहा है. ठीक है. अब यहाँ पे वो बहुत एक जो जब भी हम टॉट्स की बात करते हैं या जनरल अगर हम लॉ की बात करें तो एक बहुत बड़ा प्रिंसिपल है, टू एवरी राइट देयर इज कॉरस्पॉन्डिंग ड्यूटी. इवन गांधी जी सेड द सेम. अब यहाँ पे क्या है इसको हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे. जैसे ए हैज़ अ राइट टू एब्सटेन बी फ्रॉम डूइंग समथिंग, सो इट इज़ एज राइट. बी इज ड्यूटी टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग वेयर ए हैज़ राइट. वही पुरानी वाली एग्जाम्पल को हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं. मेरा एक प्लॉट है, वहाँ पे सुंदर सुंदर फूल मैंने उगाए हुए हैं, मेरा वो प्लॉट है, प्राइवेट प्रॉपर्टी है, मेरा राइट है कि कोई और बंदा वहाँ पे एंटर नहीं हो सकता मेरी परमिशन के बिना. बी जो है वो एंटर करने की अगर कोशिश कर रहा है मेरे प्लॉट में बिना मेरी परमिशन के, तो वो मेरे राइट को इन्फ्रिंज कर रहा है. और यहाँ पे बी की ड्यूटी बनती है कि वो मेरे प्राइवेट प्रॉपर्टी में एंटर ना करे मेरी परमिशन के बिना. तो मतलब मेरे राइट के साथ बी की कॉरस्पॉन्डिंग ड्यूटी भी अराइज होती है. तभी कहते हैं कि राइट एंड ड्यूटी गोज हैंड ऑन हैंड. यू कांट फोकस ऑन वन थिंग इग्नोरिंग दी अदर. इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन में भी फंडामेंटल राइट्स हैं अगर, तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी हैं. इवन जब फंडामेंटल ड्यूटीज़ कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थे तब भी सुप्रीम कोर्ट ने, तब भी हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो हमारे मेंबर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थे, दे हैव
रीइटरेटेड इट टाइम एंड अगेन कि राइट्स हैं अकेले, ड्यूटीज़ नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि ड्यूटीज़ नहीं है, कॉम्प्लीमेंट्री है दोनों एक दूसरे की और दे ऑलवेज एग्जिस्ट टुगेदर. यू कांट थिंक ऑफ राइट्स विदाउट थिंकिंग ऑफ द ड्यूटीज़. कुछ जब भी हम टॉट्स की बात करेंगे तो मेक श्योर कि आप हर टॉपिक में, हर कॉन्सेप्ट में सर्टन नंबर ऑफ केस लॉज को ज़रूर करें. 2 to 3 केस लॉज को आप अपनी टिप्स में रखें. यहाँ पे केस की अगर हम बात करें तो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली वर्सेस सुभागवंती का केस है. बहुत ही फेमस केस है. इस पर्टिकुलर केस में क्या था कि क्लॉक टावर था दिल्ली में. म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की ड्यूटी थी कि प्रॉपर उसको रिपेयर करके रखना है, उसकी मेंटेनेंस करनी है. बट कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली ने अपनी ड्यूटी नहीं फुलफिल की और उसकी प्रॉपर मेंटेनेंस नहीं हुई. उसके चलते जो ये क्लॉक टावर था वो एक दिन गिर गया और उसके मलबे के नीचे आके एक लेडी थी, उसकी डेथ होगी. और उसके बाद एमसीडी की लायबिलिटी फिक्स की गई थी कि एमसीडी की ड्यूटी थी उस पर्टिकुलर बिल्डिंग को, उस पर्टिकुलर क्लॉक टावर को मेंटेन करने का. अगर उसने वो मेंटेन नहीं किया, उसके चलते किसी का जो राइट था वहाँ पे इन्फ्रिंज हुआ है, उसको लीगल डैमेज हुआ है, साथ में वैसे भी उसको पर्सनल डैमेज भी हुआ है, दैट पर्सन हैज़ डाइड. तो वहाँ पे लायबिलिटी फिक्स की एमसीडी दिल्ली की. दूसरा केस यहाँ पे रॉजर्स वर्सेस राजेंद्र दत्त का केस है. ये केस जो है वो डायरेक्टली इस कॉन्सेप्ट के साथ रिलेटेड नहीं है, पर ये क्रिटिकल व्यू देता है इस कॉन्सेप्ट को कि अगर आपको एप्रीहेंशन है कि किसी के एक्ट के चलते आपका टॉर्ट इन्फ्रिंज होने वाला है, तो वहाँ पे वो आप उसके अगेंस्ट कंप्लेन नहीं कर सकते. जैसे मैं वही पुरानी एग्जांपल, मेरा प्लॉट है, वहाँ पे फूल उगाए हैं मैंने और मेरे को लग रहा है कि बी ट्रेसपास करके मेरे फूल चोरी करने वाला है, मतलब मेरे को एप्रीहेंशन है, उसने अभी तक वो एक्ट कमिट किया नहीं है. ठीक है, अगर अटैम्प्ट की होगी तो आईपीसी के अंदर वो कवर हो जाएगा. पर एज सच टॉट में कोई आप टॉट्स के अंडर आप वो प्रिंसिपल नहीं फिक्स कर सकते कि नहीं दैट पर्सन विल बी हेल्ड लायबल. नो, मेयर एप्रीहेंशन can't give you right to take any action against any person under the principles which are laid down in the torts. ये रॉजर्स का केस है और मैं साथ ही क्लियर कर रही हूँ कि अगर एप्रीहेंशन है, अगर आपको एप्रीहेंशन इन इटसेल्फ इज़ नॉट इनफ, अटेम्प्ट है, देन ज़रूर आप आईपीसी के अंडर अप्रोच कर सकते हो कोर्ट को, पर मेयर एप्रीहेंशन से आप कोई एक्शन नहीं ले सकते. सेकेंड कॉन्सेप्ट हमारा आता है लीगल डैमेज का कॉन्सेप्ट. अब प्लेंटिफ जो है, आपने क्या प्रूव करना है प्लेंटिफ ने, मतलब मेरे प्लॉट में कोई इंसान मेरे उगाए हुए फूलों को तोड़ने आया है, मेरी प्राइवेट प्रॉपर्टी से ये कर रहा है, तो उस चक्कर में मेरे को अपना लीगल डैमेज जो है वो प्रूव करना है. अब लीगल डैमेज क्या चीज़ है? लीगल डैमेज को समझने के लिए अगली लाइन समझते हैं. इफ़ नो वायलेशन ऑफ लीगल राइट देयर कैन बी नो एक्शन अंडर दी टॉट्स. तो यहाँ से ये निकल के आता है कि आपका लीगल राइट अगर इन्फ्रिंज होता है तो यही आपका लीगल डैमेज होता है. ऑलराइट, एवरी इन्वेजन ऑफ लीगल राइट लीड्स टू लीगल डैमेज. मतलब अगर लीगल राइट आपका इन्वेड हो रहा है तो वो लीगल डैमेज है, इवन इफ पर्सन हैजंट सफर्ड एनी पेक्यूनरी लॉस. ठीक है, विद वॉयलेशन ऑफ राइट लॉ प्रिज्यूम्स द डैमेज. मतलब जैसे ही आपका लीगल राइट वॉयलेट हो गया वैसे ही लॉ ये प्रिज्यूम कर लेगा कि लीगल डैमेज हो गया है. अब इसमें 2 कॉन्सेप्ट्स आते हैं, डैमनम का कॉन्सेप्ट और इंजूरिया का कॉन्सेप्ट. डैमनम क्या चीज़ है? डैमनम का मतलब है कि एक बहुत ही सब्सटेंशियल हार्म, कोई लॉस और डैमेज, जब कोई ऐसा लॉस और डैमेज जहाँ पे आपको पेक्यूनरी लॉस हो रहा है, कोई कंफर्ट आपका लॉस हो रहा है, आपकी हेल्थ लॉस हो रही है. तो जब आपको कोई सब्सटेंशियल लॉस होगा, मतलब एक्चुअल में कोई लॉस हो रहा है, एक्चुअल में डैमेज हो रहा है, उसको हम डैमनम कहते हैं. जैसे कि सबसे बड़ी इसकी एग्जांपल जो थी वो थी कि आप लोगों मतलब आपने एक स्कूल खोला, 2 साल बाद आपके स्कूल के बगल में एक और स्कूल खोल दिया आपके राइवल ने. वो स्कूल खुलने के चलते आपके स्कूल में जो एनरोलमेंट था वो कम हो गया बच्चों का और आपको लॉस हुआ, पेक्यूनरी लॉस हुआ. यहाँ पे आपको सब्सटेंशियल पेक्यूनरी लॉस हो रहा है, ये हो गया आपका डैमनम. बट इंजूरिया जो है ना वो लॉ की नज़र में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है. इंजूरिया का मतलब क्या होता है कि जब आपका राइट इन्फ्रिंज हो रहा है, वो राइट जो आपको लॉ ने कॉन्फर किया है, चाहे वो बहुत ही छोटा राइट ही क्यों ना हो, अगर वो राइट आपका इन्फ्रिंज हो रहा है तो लॉ सारी शक्तियाँ लगा देगा आपको जस्टिस प्रोवाइड करने के लिए. वेयर एज अगर अकेला डैमनम है मतलब अकेला पेक्यूनरी लॉस है, कोई भी सब्सटेंशियल पेक्यूनरी या कोई और नेचर का लॉस है, चाहे वो कंफर्ट का लॉस, चाहे वो हेल्थ का लॉस हो, जितना मर्जी सब्सटेंशियल हो, जब तक कोई लीगल राइट इन्फ्रिंज नहीं हो रहा तब तक कोर्ट आपको जस्टिस नहीं दे सकती. यही 2 वर्ड्स को उठाया और इससे 2 मैक्सिम्स बना दिए.
इंजूरिया साइन डैमनम, डैमनम साइन इंजूरिया। आप सिर्फ वर्ड को पकड़ो, डैमनम और इंजूरिया। डैमनम मतलब सब्सटेंशियल लॉस है पर इंजरी नहीं है, इंजूरिया मतलब इंजरी है। ऑल्दो सब्सटेंशियल लॉस है या नहीं है हमें उससे फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे बहुत ही छोटी से छोटी भी क्यों ना इंजरी हो, मतलब छोटे से छोटा लीगल राइट क्यों ना इन्फ्रिंज हुआ हो, अगर राइट इन्फ्रिंज हुआ है तो लॉ आपको कंप्लीट जस्टिस प्रोवाइड करेगा। ऑलराइट, अब हम आते हैं इंजूरिया साइन डैमनम पे। इन्फ्रिंजमेंट ऑफ लीगल प्राइवेट राइट्स विदाउट एनी एक्चुअल लॉस और डैमेज, मतलब जब आपका राइट इन्फ्रिंज हो रहा है, चाहे एक्चुअल लॉस हो या ना हो हमें फ़र्क नहीं पड़ता, अगर सिंपल आपका लीगल राइट इन्फ्रिंज हो रहा है तो आपके पास राइट है कोर्ट को अप्रोच करने का, वहाँ जाके अपने फाइल करने का केस को। सेकंड कह रहा है कि हो सकता है कि आपने कोई फिजिकल इंजरी ना सफ़र की हो सकता है आपने कोई पेक्यूनरी लॉस ना सफ़र किया हो, स्टिल अगर आपका लीगल राइट इन्फ्रिंज हो रहा है तो आप दूसरे बंदे की लायबिलिटी फिक्स कर सकते हो। अगर हम इंजूरिया की बात करें ना तो उसका मतलब है लीगल इंजरी, मतलब आपका लीगल राइट इन्फ्रिंज हुआ है। साइन का मतलब होता है विदाउट, और डैमनम का मतलब होता है सब्सटेंशियल लॉस। अब जो वो सब्सटेंशियल लॉस है ना वो आपका फिजिकल लॉस भी हो सकता है और वो आपका प्रॉपर्टी का लॉस भी हो सकता है, ठीक है। अब इंजूरिया साइन डैमनम का मतलब क्या हो गया, इंजरी विदाउट एक्चुअल लॉस, ठीक है। इंजरी है पर एक्चुअल लॉस, एक्चुअल सब्सटेंशियल बॉडीली या प्रॉपर्टी का लॉस नहीं है, बट येस लीगल राइट आपका इन्फ्रिंज्ड है। समझने का तरीका, बहुत ही पुराना केस एशवे वर्सेस वाइट का। तो एशवे वर्सेस वाइट में क्या था कि जो रिटर्निंग ऑफिसर था उसने प्लेंटिफ की ड्यूली टेंडर्ड वोट को रजिस्टर नहीं किया। प्लेंटिफ वॉज क्वालिफाइड टू वोट पर फिर भी उसको वोट डालने नहीं दी, बट एट द एंड वही कैंडिडेट जीता जिसके लिए प्लेंटिफ ने वोट करनी थी। अब एक क्लेमेंट कहेगा कि देखो इनजस्टिस तो हुई नहीं, कोई सब्सटेंशियल लॉस तो हुआ नहीं, तो क्यों लायबिलिटी हो यहाँ पे रिटर्निंग ऑफिसर की, पर लॉ कहते हैं नहीं, लीगल राइट छोटे से छोटा भी अगर आपका इन्फ्रिंज हो रहा है, लीगल राइट जितना मर्जी ट्रिवियल क्यों ना हो, अगर वो आपका इन्फ्रिंज हो रहा है तो लायबिलिटी भी होगी। और जो ये लीगल राइट की इन्फ्रिंजमेंट है इसी को हम लीगल डैमेज कहते हैं, ठीक है। नाउ मूविंग फर्दर, कॉज ऑफ एक्शन क्या है यहाँ पे, जहाँ पे राइट आपका इन्फ्रिंज हो रहा है वो कॉज ऑफ एक्शन लेके आ सकता है बिना प्रूव किए स्पेशल डैमेजेस को। वही सेम बात, आपने क्या प्रूव करना है, आपने प्रूव करना है लीगल राइट इन्फ्रिंज हो रहा है। अगर ये आपने प्रूव कर दिया तो सब्सटेंशियल लॉस हो सकता है हो सकता है ना हो, ये कंपलसरी नहीं है कि आप इसको प्रूव करो, ठीक है। डैमनम साइन इंजूरिया, यहाँ पे वो क्या कह रहा है कि आपको एक्चुअल और सब्सटेंशियल लॉस तो हुआ है पर आपका कोई लीगल राइट इन्फ्रिंज नहीं हुआ, मतलब कोई एक्शन यहाँ पे लाई नहीं करता क्योंकि कोई लीगल डैमेज ही नहीं है। लीगल डैमेज कब होगा, अगर लीगल राइट इन्फ्रिंज हो, पर क्योंकि कोई लीगल राइट इन्फ्रिंज हुआ ही नहीं, क्योंकि कोई लीगल डैमेज हुआ ही नहीं, तो यहाँ पे कोई भी आपका लायबिलिटी नहीं है डिफेंडेंट की। यहाँ पे वही जो पीछे मैंने एग्जांपल दिया आपको, स्कूल वाली कि राइवल स्कूल आ गया, वहाँ पे सारे बच्चे आपके जो मतलब एनरोलमेंट रेट आपका कम हो गया, तो आपके कोई सब्सटेंशियल लॉस तो यहाँ पे है, पेक्यूनरी लॉस यहाँ पे है, पर क्योंकि लीगल राइट इन्फ्रिंज नहीं हो रहा, लीगल डैमेज नहीं है, तो टॉर्ट्स की लायबिलिटी नहीं है। ग्लॉचेस्टर ग्रामर स्कूल बहुत ही फेमस स्कूल अगेन, बहुत ही फेमस केस अगेन, और इसको आपने मेंशन करना है, ये दो केस एशवी वर्सेस वाइट और ग्लॉचेस्टर ग्रामर स्कूल। अगर आपके दो ये मैक्सिमम पेपर में एज अ क्वेश्चन आते हैं तो ये दोनों केस लॉस आपने मेंशन करने हैं अलॉन्ग विद द मीनिंग। सेम केस, डिफेंडेंट जो था स्कूल मास्टर था, उसने एक राइवल स्कूल सेटअप कर दिया और कंपटीशन के चलते उसने फ़ी भी रिड्यूस कर दी थी, राइवल स्कूल वाले ने फ़ी रिड्यूस करने के बाद भी लॉस हुआ, तो यहाँ पे कोई रेमेडी नहीं मिलेगी क्योंकि एक्चुअल लीगल डैमेज है ही नहीं, कोई लीगल राइट इन्फ्रिंज हो ही नहीं रहा। इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है यहाँ पे जिसको मैं हाईलाइट करना चाहती हूँ कि अगर कोई मॉरल रॉन्ग कमिट किया किसी ने, अब यहाँ पे आपके दिमाग में भी एक क्वेश्चन आया होगा, किसी ने कोई मॉरल रॉन्ग कमिट किया है, कोई भूखा प्यासा साधु आपके पास आता है, खाना मांगता है और आपने खाना नहीं दिया उसको, ये एक मॉरल रॉन्ग है। यहाँ भी आपका कोई लीगल राइट नहीं है, मतलब साधु का कोई लीगल राइट नहीं है और आपकी कोई लीगल ड्यूटी नहीं है, ना किसी ड्यूटी की आपने मतलब ओमिशन किया है और ना किसी राइट को इन्फ्रिंज किया है, तो लॉ की नज़रों में ये एक टॉट नहीं है और कोई भी लायबिलिटी नहीं है। बट येस, मॉरली आप कह सकते हो कि ठीक है गलत किया आपने, भूखे को खाना देना पुण्य का काम होता है, बट यहाँ के हिसाब से वो मॉरल रॉन्ग है,
उसकी रेमेडी टॉर्ट्स के अंडर तो नहीं है कोई, नॉट ओनली इन टॉर्ट्स, इवन आप अगर हम क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस को पढ़ते हैं तो वहाँ पे भी कोई लायबिलिटी नहीं होती है। लॉ के अंडर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की अगर मैं बात करूँ तो जब भी हम लॉ की बात करते हैं, लॉ में जो राइट्स और लायबिलिटीज़ या कह लो ड्यूटीज़ जो यहाँ पे फिक्स कर दी है, उन्हीं के आगे ही कॉज ऑफ एक्शन आप लेके आ सकते हो। जब हम मॉरल राइट्स की बात करते हैं, मॉरल ड्यूटीज़ की बात करते हैं, ये मॉरल राइट्स और ड्यूटीज़ ना किसी स्टैट्यूट में डिफाइंड नहीं है, क्योंकि ये डिफाइंड नहीं है एज आपके राइट्स और ड्यूटीज़, तो नो कॉज ऑफ एक्शन। ऑल राइट, आई थिंक दिस मच इज क्लियर। अब आगे अगले कॉन्सेप्ट पे आते हैं जो कि हमारा क्विक टेक अवेज है आज के लेक्चर से। क्विक टेक अवेज की अगर मैं बात करूं तो आज का सबसे बड़ा टेक अवे तो हमारा यही था कि सबसे पहले तो देयर मस्ट बी एन एक्ट और अ मिशन। डिफेंडेंट ने कोई एक्ट किया है या कोई कुछ उसने करना था वो उसने ओमिट किया है, मतलब उसकी कोई ड्यूटी थी उसने उसका ओमिशन किया है, या उसने प्लेंटिफ के किसी राइट को इन्फ्रिंज किया है किसी एक्ट के थ्रू। ये सारा काम एक्ट और ओमिशन का काम डिफेंडेंट ने किया है और इसके चलते प्लेंटिफ का लीगल डैमेज हुआ है, मतलब रॉन्गफुल एक्ट और ओमिशन दैट हैज़ इन्फ्लिक्टेड इंजरी, नॉट इंजरी टू द पब्लिक बट it is in injury which is to the plaintiff. That is, that injury should be of what nature? Private right. जो हम पीछे पढ़ के आए हैं वो यहाँ पे हम जस्टिफाई कर रहे हैं कि जो इंजरी है, मतलब लीगल राइट यहाँ पे जो इन्फ्रिंज हुआ है वो अकेले प्लेंटिफ का हुआ है। ऑल राइट, तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो गया कि प्राइवेट राइट आपका जो है वो इन्फ्रिंज हुआ है, मतलब लीगल राइट ऑफ प्लेंटिफ इन्फ्रिंज हुआ है। यही यहाँ पे भी लिखा है कि इट इज़ नॉट एन इंजरी टू द पब्लिक बट इट इज़ एन इंजरी विच इज स्पेसिफिकली डायरेक्टेड टुवर्ड्स द प्लेंटिफ एंड दिस रॉन्गफुल एक्ट एंड ओमिशन हैज़ इन्फ्लिक्टेड एन इंजरी टू प्लेंटिफ। सेकेंड वो कह रहा है, ये जो वन स्मॉल लाइन और यू कॉल इट फ्रेज, इट इज़ द सोल ऑफ दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट एंड कुड बी राइट इन रैम, मतलब राइट इन पर्सोनम नॉट कवर्ड। राइट इन रैम और राइट इन पर्सोनम मैं नेक्स्ट लेक्चर में कम कवर करूँगी, बट यहाँ पे बस आप इतना देख लो कि सिर्फ राइट इन रैम कवर्ड है टॉर्ट्स के अंडर, राइट इन पर्सोनम नॉट कवर्ड। ऑल राइट, नेक्स्ट आ गया कि आपका रॉन्गफुल एक्ट जो है वो किसी क्लास ऑफ केसेस में फॉल करे जिसके लिए लीगल रेमेडी अवेलेबल है एज एन एक्शन फॉर डैमेज। अब इसका मतलब क्या है, आप कोई ऐसा, मतलब आपका लीगल राइट और ड्यूटी, आपका जो राइट है वो इन्फ्रिंज हुआ है, आपको लीगल डैमेज हुआ है, आप कोर्ट को अप्रोच कर रहे हो, वहाँ जाकर आपने अपना जो मतलब केस है उसको किसी क्लास ऑफ केसेस में फॉल इन करवाना है, वो क्लास ऑफ केसेस जो किसी स्टैट्यूट में कवर्ड है एज एन ऑफेंस। ऑल राइट, और जिसके लिए जो किसी न किसी एक्ट के स्कोप के अंडर कवर्ड है। आप कोई भी अगेन कोई मन गढ़ंत चीज़ क्लेम नहीं कर सकते, कुछ भी आउट ऑफ द बॉक्स जाके वहाँ पे आप नहीं क्लेम कर सकते। आपका रॉन्गफुल एक्ट, दैट रॉन्गफुल एक्ट मस्ट बी डिफाइंड अंडर एनी लॉ, मोर ओवर लीगल रेमेडी शुड ऑल्सो बी डिफाइंड ऑफ दैट पर्टिकुलर एक्ट। पर ये वाली चीज़ जो है ना डाइल्यूट हो जाती है कई बार कोई लेजिस्लेटिव वैक्यूम होता है किसी पर्टिकुलर एक्ट को लेके। सबसे बड़ी एग्जाम्पल पॉश एक्ट आपका, जब भवनी देवी का केस हुआ था तब एक लीगल वैक्यूम था, जो आपका सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस था वो कहीं पे डिफाइंड ही नहीं था, वो किसी क्लास ऑफ केस में फॉल ही नहीं कर रहा था। उस केस में जुडिशियल जो लेजिस्लेटिव वैक्यूम था उसको जुडिशरी ने गाइडलाइंस के, जो आपकी विशाखा गाइडलाइंस हैं, उससे फुलफिल किया। यहाँ पे पर टॉर्ट्स में हम बस एक सिंपल बात कर रहे हैं कि जब भी आप कॉज ऑफ एक्शन लेकर जाओगे, मेक श्योर कि आपका जो रॉन्गफुल एक्ट है वो किसी ना किसी क्लास ऑफ केसेस में फॉल कर रहा है, वो क्लास ऑफ केसेस जो कहीं ना कहीं डिफाइंड हो। अब यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि डिफाइंड स्ट्रिक्टली एक स्ट्रिक्ट सेंस में डिफाइंड हो कि मर्डर है तो अच्छा वो डिफाइंड हो आईपीसी में, नहीं। इवन पॉश की अगर हम बात करें, आपका सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस की अगर हम बात करें, ऑल्दो वो आईपीसी में डिफाइंड नहीं था एज अ सेपरेट ऑफेंस, पर वो कवर हो रहा था बाकी कुछ ब्रॉडर कैटेगरी ऑफ ऑफेंसेस के अंडर।
तो इसीलिए जो भी आप क्लेम करो, जिसके लिए भी आप कॉज ऑफ एक्शन अराइज हो रहा है, वहाँ पे दैट रॉन्गफुल एक्ट मस्ट बी डिफाइंड एंड दैट रेमेडी शुड ऑल्सो बी देयर, चाहे वो वेगली हो, चाहे उसका स्कोप किसी वाइडर स्कोप वाले सेक्शन के अंडर ही क्यों ना कवर हो रहा है, इट शुड बी कवर्ड समवेयर। आप कोई मनगढ़ंत एक्ट या मनगढ़ंत लीगल डैमेज या मनगढ़ंत रेमेडी के चलते आप कोर्ट को अप्रोच नहीं कर सकते। कंक्लूजन में मैं एक मैगजीन दे रही हूँ अगेन, उबी जस्ट इबी रेमेडियम, बहुत ही फेमस है। क्लैट अगर आपने दिया है तो उसकी तैयारी में भी आपने ये बहुत बार सुना होगा। तो इसका मतलब ये है कि वेयर देयर इज़ अ राइट देयर इज़ अ रेमेडी। जब भी आप मैगजीन पढ़ो तो मेक श्योर कि आप उस लैंग्वेज के ना जो वर्ड्स हैं उनका मीनिंग देख लो। अगर इन वर्ड्स के आपको मीनिंग पता है ना, तो यही वर्ड्स आगे जाके बाकी मैगजीन में भी रिपीट होते हैं, ठीक है। अगर आपको जस्ट का मतलब कहता है, जैसे सिंपल कि कोई लीगल अथॉरिटी है कुछ करने की या कुछ डिमांड करने की, इसका सिंपल मतलब क्या निकल रहा है, कोई राइट है। रेमेडियम, इसका क्या मतलब है कि आपका राइट है एक्शन लेने का। अच्छा, राइट एक्शन लेने का मतलब आप रेमेडी ले सकते हो, ठीक है। ईबी का मतलब क्या है, ईबी और उबी, उबी का मतलब यहाँ पे होगा वेयर देयर इज, ईबी का मतलब है देयर इज, तो मतलब सेम ही हो गया ना। तो क्या कंक्लूजन निकली, जहाँ पे राइट है वहाँ पे रेमेडी भी होगी। क्यों होगा ऐसे, क्योंकि देखो अगर लॉ ने आपका, सिंपल मैं आपको इसको फ्लो चार्ट से समझाती हूँ, अगर लॉ ने आपका कोई राइट डिफाइन किया है तो मतलब ये एक सीरियस चीज़ होगी तभी डिफाइन किया है, और लॉ को पता होगा कि अगर कल को ये राइट इन्फ्रिंज हो रहा है तो उससे डैमेज भी तो होगा, उससे लॉस भी तो होगा। अब ये लॉस और डैमेज से आपको बचाने के लिए लॉ रेमेडी देगा। तो मतलब अगर लॉ को लग रहा है कि कहीं राइट है तो लॉ को ये भी लग रहा है कि उसकी रेमेडी भी हमने देनी है, ठीक है। राइट विदाउट रेमेडी है, अगर आपका कोई राइट तो बता दिया पर उसकी रेमेडी नहीं बताई तो नो पर्पस ऑफ दैट लॉ। इसकी मैं अगर आपको एक एग्जांपल दूं, आपके फंडामेंटल राइट्स और आर्टिकल 32, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स डिफाइन तो कर दिए, पर अगर आर्टिकल 32 ना होता तो इनकी इन्फोर्समेंट ही नहीं हो पानी थी। तो वही एनफोर्समेंट के लिए रेमेडी इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट। ऑल राइट।